हाय फ्रेंड्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग एम मेथड से कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। बिग एम मेथड को साथियों कार्नर्स एम मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इस मेथड को ए कार्नर मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। बिग एम मेथड अपने आप में सिंप्लेक्स मेथड को ही इम्प्रूव करके बनाया हुआ है साथियों। जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं तो जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो लेस देन इक्वल टू वाली होती हैं। तो आपकी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू वाली होती हैं तो जो हम स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम हमारे डिसीजन वेरिएबल को 0 0 ले लेते हैं। तो इस बात को अगर हम समझें तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं तो जो हमारा स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो इजीली ऑब्टेन्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की हो तो स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन आसानी से नहीं होता। आपका स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आसानी से ऑब्टेन्ड हो जाए उसके लिए हम बिग एम मेथड का यूज करते हैं। हम हमारे कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमारी कंस्ट्रेंट्स के अंदर आर्टिफिशियल और सरप्लस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथियों, इसको बिग एम मेथड भी इसलिए बोला जाता है कि जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं उनको हम नेगेटिव एम से मल्टीप्लाई करके हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर आप बिग एम मेथड से सोल्व करते हो तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है साथियों वो इस तरह का होता है। आपके डिसीजन वेरिएबल, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के कोफिशिएंट सभी के 0 और जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उन सभी के कोफिशिएंट हम -m लेते हैं। ये m आपकी काफी बड़ी क्वांटिटी है। किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग एम मेथड से सोल्व करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर आपका बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम को अगर लीव कर देता है तो हम उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस दोबारा बेसिक वेरिएबल के कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम उसके कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन भी नहीं करते। तो सबसे पहले साथियों हम बिग एम मेथड से रिलेटेड 2 रिमार्क्स पढ़ते हैं। फर्स्ट रिमार्क यही है कि जब आपने किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग एम मेथड से सोल्व करना स्टार्ट किया, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन या किसी इटरेशन पर जब आपके बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उस इटरेशन में बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में जो हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं वही हमारा स्टार्टिंग का फिजिबल सॉल्यूशन होता है। इसी फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हम बिग एम मेथड का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है साथियों, अगर आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया और आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया लेकिन आपके बेसिक कॉलम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट हैं और वो पॉजिटिव लेवल के ऊपर है। पॉजिटिव लेवल के ऊपर होने का मतलब है कि उन सभी की वैल्यूज जो हैं जिनका हमें एक्स बी कॉलम से पता चलेगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक कॉलम में है और उन सभी की वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क है सेकंड। तो साथियों चलो हम एक 2 प्रॉब्लम करते हैं आज बिग एम मेथड्स के ऊपर। एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग की प्रॉब्लम यही है कि इस प्रॉब्लम को जब हम बिग एम मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट होंगे और वो भी पॉजिटिव लेवल के पर प्रेजेंट होंगे, तो हमारे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो साथियों चलो ठीक है, हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z - x1 - x2 सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स विद नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। बिग एम मेथड से किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप यही है साथियों कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले ये मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है तो इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है और जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 6 में बता के आ चुका हूं कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल कब ऐड करना है। तो इन कंस्ट्रेंट्स के कोरोस्पोंडिंग हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप बिग एम मेथड से किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम -m के साथ मल्टीप्लाई करके उनको हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर S3 आपका स्लैक वेरिएबल है, S1 और S2 आपके सरप्लस वेरिएबल हैं और A1 और A2 आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। तो टोटल वेरिएबल जो साथियों इस प्रॉब्लम के अंदर हैं आपके पास
सात सात टोटल वेरिएबल हैं और आपके पास जो इक्वेशन है नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, तो 7 में से हमें किन्हीं 4 वेरिएबल की वैल्यू को 0 एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम x1 x2 s1 s2 इन सभी की वैल्यू को 0 एज्यूम करते हैं और a1 की वैल्यू आएगी साथियों आपकी फर्स्ट इक्वेशन से 30, a2 की वैल्यू आएगी आपकी 30 और s3 की वैल्यू आएगी साथियों 5। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम हमारी सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल जैसे साथियों बता रखी है मैंने आपको, सिंप्लेक्स टेबल वैसे ही बनेगी। स्टार्टिंग का कॉलम जो आपको बताता है बेसिक वेरिएबल का कॉलम, क्योंकि आपके बेसिक वेरिएबल अब कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने x1 s2 s1 s2 इन सभी की वैल्यूज को 0 एज्यूम किया है। तो बेसिक वेरिएबल आपके साथियों a1 a2 s3। सबसे पहले हमें इस बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल लिखते हैं। जैसे x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 ये आपके सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमने इस बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। 3 2 -1 0 0, क्योंकि s2 s3 आपके फर्स्ट इक्वेशन के अंदर नहीं है और आपका a1 का कोफिशिएंट 1। तो आपकी ये टेबल प्रिपेयर होके आ जाएगी साथियों। आपके a1 और a2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर -m है और s3 जो कि आपका स्लैक वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट 0 है। और अभी अभी हमने इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब सारा का सारा प्रोसेस साथियों सिंप्लेक्स टेबल से जैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसी मेथड से चलेगा। हम अब हमारा ZJ कैलकुलेट करते हैं। ZJ कैलकुलेट किया, हम CB वाले कॉलम को x इन सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप CB वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3m प्लस -2m, तो ये आपका साथियों हो जाएगा -5m। सिमिलरली -2m प्लस 3m ये आपका आ जाएगा m। सिमिलरली -m इंटू -1 ये आपका आ जाएगा साथियों m। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे ZJ को कैलकुलेट कर लेते हो। ZJ कैलकुलेट होने के बाद साथियों हम हमारा निकालते हैं नेट इवैल्यूएशन। नेट इवैल्यूएशन निकलता है ZJ माइनस CJ। CJ आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि हम टॉप के ऊपर लिखते हैं। x1 और x2 का कोफिशिएंट आपका -1 था और सभी वेरिएबल का कोफिशिएंट 0। आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट थे -m। तो आप जब डेल्टा 1 निकालोगे माइनस के 5m -1 तो -5m प्लस 1 हो जाएगा। तो अब आपके सारे के सारे कैलकुलेट होके आ चुके हैं नेट वैल्यूएशंस। तो अब साथियों हम जैसा कि नोट कर रहे हैं कि हमारे जो बेसिक वेरिएबल थे a1 a2 s3 उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका डेल्टा जी आया है वो 0 आया है। इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता के आ चुका हूं। तो अब हम इन सभी में से जो मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी है उसको चूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि m आपकी काफी बड़ी क्वांटिटी है। काफी बड़ी क्वांटिटी को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव ही रहेगी, और इस नेगेटिव के अंदर अगर आप स्मॉल 1 ऐड को करते हो तो ये फिर भी नेगेटिव ही रहेगी, और सारे की सारी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो x1 है वो आपका की कॉलम बन चुका है। तो अगर आपका x1 की कॉलम है तो हमें अब आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करना है। आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हम xb कॉलम को x1 कॉलम से डिवाइड देंगे। तो 30/3 ये आपकी रेशो 10, 30/2 15, 5/1 5। जो मिनिमम रेशो है वो साथियों आपकी S3 के कोरस्पॉन्डिंग है। इस बात का मतलब है कि अब आपका S3 जो है वो आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा और आपका जो की एलिमेंट है वो आपका है 1। तो नेक्स्ट जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे आपके की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें पहले ही 1 गिवन है। तो हम नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जो आपके बेसिक वेरिएबल होंगे वो होंगे साथियों a1 a2 और x1। ये मैंने आपकी नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल भी बना दी है a1 a2 x1। जैसा कि इन सभी के कोफिशिएंट तो -m थे और x1 का कोफिशिएंट आपका -1 था, और हमें की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले की एलिमेंट 1 था। तो आपकी जो लास्ट वाली रो है वो बिल्कुल एज इट इज ही है जैसे आपकी पहली इटरेशन के अंदर थी, और इस 1 की हेल्प से हमें ऊपर 0 बनाना होता है। तो सेकंड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम R2 में चेंज करेंगे, R2 - 2R1, और आपके ये सारे के सारे एलिमेंट कैलकुलेट होके आ जाएंगे। साथियों सारा का सारा काम ये कैलकुलेशन का है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो अब फिर से हम ZJ को कैलकुलेट करते हैं। ZJ फिर से वही साथियों आपका CB कॉलम की इन सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी -1 की 1 के साथ, क्योंकि ये दो क्वांटिटी तो आपकी 0 है, तो ये आपका -1 आएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी आपकी वैल्यू 6 है -1। ZJ के बाद हम हमारा नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं साथियों। नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट हो गया आ गया 0 6m m m 5m -1 0।
अगर आप देख पा रहे हो सारे के सारे जो नेट वैल्यूएशन है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, क्योंकि 5m ये बहुत ही बड़ी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो सारे के सारे डेल्टा जे आपका ग्रेटर देन 0 है। इस बात का मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट से हम हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको रिमार्क में बताया कि जब आप अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लेते हो, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉलम के अंदर अगर बेसिक आर्टिफिशियल वेरिएबल हो और पॉजिटिव लेवल के ऊपर हो तो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का नो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम जब ऑप्टिमल टेस्ट अप्लाई करने के बाद जब हम हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचे तो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल थे और वो पॉजिटिव लेवल के ऊपर थे। ये बात ध्यान में रखनी होती है कि वो पॉजिटिव लेवल के ऊपर है। 15, 20, 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। इस बात का मतलब हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक प्रॉब्लम और करते हैं साथियों बिग-एम मेथड के ऊपर। ये आपकी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z 2x1 प्लस 4x2 विच ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं विद नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, जैसा कि आपकी ये जो प्रॉब्लम थी ये 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम थी और तो आप इसे एक बार ग्राफिकल से सोल्व करके देखें, क्योंकि 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं और चेक करें कि क्या इस प्रॉब्लम का नो फिजिबल सॉल्यूशन आता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 2x1 प्लस 4x2। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है और ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसा कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी कंस्ट्रेंट्स को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग आपका स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, इसके कोरस्पोंडिंग आपका सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा और थर्ड कंस्ट्रेंट के कोरस्पोंडिंग आपका केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। और आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 ऐड हुए हैं तो दोनों के कोफिशिएंट को -m से मल्टीप्लाई करके मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया और आपके स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के कोफिशिएंट आपके 0 0 हैं। तो फिर से हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं साथियों। जैसा कि अभी अभी क्वेश्चन में हमने सिंप्लेक्स टेबल बनाई थी, ऐसे ही आपके जो बेसिक वेरिएबल होंगे फर्स्ट इक्वेशन में हम x1 अब देखा जाए तो हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो 6 वेरिएबल हैं और आपके पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो किन्हीं 3 वेरिएबल की वैल्यू को हमें 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने जो वैल्यू 0 अज्यूम की साथियों वो अज्यूम की हमने x1 की, x2 की और हमने अज्यूम की s2 की। तो आपकी जो s1 की वैल्यू आएगी वो आएगी साथियों 18, a1 की वैल्यू आएगी 30 और a2 की वैल्यू आएगी आपकी 26। तो ये आपके बेसिक वेरिएबल होंगे s1, a1, a2 और s1 का कोफिशिएंट आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0 है, a1 और a2 के कोफिशिएंट आपके -m है। जो वैल्यू है वो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 18, 30, 26 और ये आपकी टेबल प्रिपेयर होके आ जाएगी। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग जो आपकी कोफिशिएंट होंगे 2, 1, 1 और बाकी सारे के सारे 0। सेकंड के कोरस्पोंडिंग होंगे 3, 2, 0, s1 है नहीं क्योंकि आपकी सेकंड -1, a1 का कोफिशिएंट 1, 0। तो फिर से हम zj कैलकुलेट करते हैं। zj के लिए हम cb वाले कॉलम को x1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3m प्लस -m तो आपका -4m हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपका -4m और ये कैलकुलेट होके आ चुके हैं। फिर से हम नेट वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं साथियों। नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा आपका zj माइनस cj और cj आपके मैंने कोफिशिएंट पहले ही ऊपर लिखे हुए हैं 2, 4, 0, 0 -m। तो यहाँ से आपका डेल्टा जे कैलकुलेट हो गया। अब इनमें से हमें मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी को चूज करना है। ये आपकी क्वांटिटी है -4m -2 और ये आपकी क्वांटिटी है -4m -4। तो ये ज्यादा नेगेटिव है तो हमारा जो की कॉलम है साथ ही वो x2 कॉलम है। तो हम x2 कॉलम को अब xb कॉलम से डिवाइड देंगे तो आपकी रेशियो जो आएगी 18/1 18, 30/2 15, 26/2 13। तो जो आपका वेरिएबल सिलेक्ट हुआ है जो कि आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा वो है आपका a2 और जो आपका की एलिमेंट है वो साथियों है 2। तो जैसा कि नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हम इस की एलिमेंट को 1 बना देंगे तो आपकी जो थर्ड रो है इस पूरी की पूरी रो को हम 2 से डिवाइड देते हैं। पूरी से पूरी रो को आप 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 1/2, 1, 0, 0, 0, 1/2 और इस 1 की हेल्प से हम ऊपर सुटेबल रो ऑपरेशन लगा के ऊपर हम 0 बना देंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट इटरेशन आएगी साथी वो ये आ जाएगी
इस इटरेशन फिर हमने ZJ को फिर से कैलकुलेट किया, ZJ आपका कैलकुलेट होके आ गया -2m + 2 40m - m, और फिर से हमने नेट वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया। नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट होते ही जो हमारा डेल्टा J आया है वो आया है साथियों -2m 0 0 m 0, और आपकी जो मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी है वो x1 के कोरोस्पोंडिंग है। इस बात का मतलब x1 हमारा इनकमिंग वेरिएबल बनने जा रहा है। एक बात और नोट करनी है साथियों, हमने A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोरोस्पोंडिंग हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की। कैलकुलेशन नहीं करने का मतलब यही है साथियों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम को अगर लीव कर देता है तो हम उस कॉलम के कोरोस्पोंडिंग ना ही कोई कैलकुलेशन करेंगे। हम उस वेरिएबल को हम नहीं चाहते कि वो हमारे बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में एंट्री करे। तो ठीक है साथियों, जैसा कि x1 आपका इनकमिंग वेरिएबल है और आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हम xb को x1 रेशो से डिवाइड देते हैं। xb को जब आप x1 से डिवाइड दोगे तो जो मिनिमम रेशो आएगी साथियों वो आएगी 10/3, 2 और 26, और जो आपकी मिनिमम रेशो है वो है a1 के कोरोस्पोंडिंग। इसका मतलब नेक्स्ट इटरेशन के अंदर आपका a1 आउटगोइंग वेरिएबल है और जो आपका की एलिमेंट है वो है आपका 2। तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हम इस 2 को 1 बनाएंगे और उस 1 की हेल्प से हम ऊपर और नीचे 0 बना देंगे। जैसा कि आपका a1 अब बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम को लीव कर चुका है तो हम नेक्स्ट इटरेशन के अंदर a1 के कोरोस्पोंडिंग भी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और ये आपकी नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जब आप ये आपकी सिंपलेक्स टेबल बन के आ जाएगी साथ ही, जैसा कि हमने a1 और a2 के कोरोस्पोंडिंग कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है। जब आप ZJ को कैलकुलेट करोगे तो साथियों आएगा 2400। ये सारा का सारा काम आप जिन्होंने सिंपलेक्स मेथड से अच्छे से सीख लिया वो बड़ी इजीली से कर सकते हैं। और डेल्टा J कैलकुलेट करोगे तो आपके सारे के सारे डेल्टा J 0 आ जाएंगे। इसका मतलब हम हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम है उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी होगी x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साथियों होगी आपकी 52, क्योंकि x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 12। तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 2x1 + 4x2 के अंदर x1 और x2 की वैल्यू पुट करोगे तो आपका 52 आ जाएगा। जैसा कि साथियों बिग एम मेथड के अंदर जो थोड़ा सा चेंज आया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चेंज आया है कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को नेगेटिव एक लार्ज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं, और सारा का सारा काम सिंपलेक्स मेथड जैसा ही है, इसलिए हम इसको इम्प्रूव्ड सिंपलेक्स मेथड बोलते हैं। उम्मीद है साथियों आपको किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बिग एम मेथड से सोल्व करना आया होगा। थैंक यू।